नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान प्रारंभ कर रहे हैं। क्योंकि इस लॉकडाउन में जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, इसके अन्य सब्जेक्ट के साथ साथ सामाजिक भी चालू करना अति आवश्यक हो गई थी, इसीलिए ये चालू कर रहे हैं हम। तो आप सभी को घर पर बैठकर ये विषय पढ़ना है, आनंद उठाना है। क्योंकि ये पढ़ाई आप सोच रहे हैं भाई काम नहीं आएगी, ये बहुत ही काम आएगी। क्योंकि इसके साथ साथ ये कभी भी आप रिपीट देख सकते हैं। अच्छी पढ़ाई करनी है तो सबसे पहले हम सामाजिक विज्ञान में भूगोल विषय को ले रहे हैं। और भूगोल विषय में हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। सबसे पहले टॉपिक है जल संसाधन। जल संसाधन है यानी संसाधन। संसाधन की परिभाषा ये होती है जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं उसे संसाधन कहते हैं। जैसे जल संसाधन है, जल है मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं यानी दूसरों के काम आते हैं। अब हम बात करेंगे जल के बारे में। जल एक संसाधन है, जैसे एक भूमि संसाधन है वैसे ही एक जल संसाधन है। तो हमारी धरती पर जल है 71% और थल है 29%, यानी कुल मिला के 3/4 से ज़्यादा जल है। फिर भी ये जल है वो इतना उपयोगी नहीं है। तो 71% जो जल है, इस जल में से जो 97% है वो खारा जल है। यानी महासागरों में बड़े बड़े जैसे कोई जैसे झील है, खारी झील है, उसमें ये 97% जल पाया जाता है। उसके बाद में मीठा जल है 3%। मीठा जल है 3%। 3% मीठा जल है। अब 3% ये 97 में खारा है, ये तो मानव उपयोगी है नहीं। वैसे उपयोगी है व्यापारिक दृष्टि से और कई तरीके से है, लेकिन ज़्यादा उपयोगी नहीं है। ज़्यादा उपयोगी है 3% जल। तो 3% जल जो उपयोगी है, मीठा जल है, उनकी मान लीजिए हम 100% इकाई करते हैं। मान लीजिए इसकी हम इकाई करते हैं, इसको मीठे जल की 100% इकाई करते हैं। 100% इकाई में से जैसे मान लीजिए 100% है, 100% इकाई में से इसमें 3 प्रकार के जल होंगे। अभी उसमें 69% है हिम के रूप में। हिम के रूप में। और आगे है 30% है भूमिगत। 30% है भूमिगत। और 1% है मानव उपयोगी। 1% है मानव उपयोगी। अब बात करते हैं मीठे जल के रूप में। मीठा जल है 3%। 3% में से हम 100 इकाई निकालते हैं, यानी जो मीठा जल है उस मीठे जल में से हम % निकालते हैं। मीठा जल जो 3% वो पूरा उपयोगी नहीं है, उसमें 3% में से 3% जो जल है उनमें से 69% जल है वो बर्फ के रूप में है, जो मानव के काम है। वैसे नदियों के रूप में काम आता है और कई रूप में काम आता है, लेकिन सीधा मानव उसका उपयोग नहीं कर सकते। और 30% जो जल है वो भूमिगत है, यानी जमीन के अंदर है, वो भी सीधा मानव उपयोग नहीं कर सकते। कुल मिला के 1% जो जल है वो मानव
उपयोगी है। मानव उपयोगी है जिसका हम काम में लेते हैं पेयजल और कृषि, और उसके में कई रूप में काम लेते हैं सिंचाई, अन्य आर्थिक क्रियाएं। अन्य आर्थिक क्रियाएं। अब देखो, ये जब मानव उपयोगी जल है, पेयजल के लिए हम काम में लेते हैं, कृषि खेती के लिए काम लेते हैं, सिंचाई के लिए काम में लेते हैं, और अन्य आर्थिक क्रियाएं जो फैक्ट्रियां हैं, रोड मैप है, जो कोई भी हम कार्य करते हैं वो अन्य आर्थिक क्रिया के रूप में हमें काम में लेते हैं। तो कुल मिला के हम अगर जल संसाधन की बात करें तो जल संसाधन में से पृथ्वी पर जल है 71% और जमीन है 29%। उनमें से 97% तो जल खारा है, 3% जल मीठा है। अब मीठे में से अगर हम शुद्ध जल में से निकालते हैं तो उसमें 3% जो मीठा जल है, उन 3 में से 69% है वो पूरा क्या है, बर्फ के रूप में है। किसके रूप में है? बर्फ के रूप में है। और 30% है वो जमीन के अंदर जल है, यानी कुल मिला के 1% जल है वो मानव उपयोगी है। हम पेयजल के रूप में काम ले सकते हैं, कृषि के रूप में काम में ले सकते हैं, सिंचाई के रूप में काम ले सकते हैं, और मानव जो भी अपनी गतिविधियां करता है, आर्थिक गतिविधियां करता है, उनके लिए ये 1% जल मानव उपयोगी है। अब अगला टॉपिक है जल प्रबंधन। जल प्रबंधन यानी वाटर मैनेजमेंट। जल प्रबंधन का मतलब होता है हम जल का बचाव किस प्रकार करें, यानी जल प्रबंधन की परिभाषा यह है बहता हुआ जल या व्यर्थ बहता हुआ जल का उपयोग में लेना, उसको कहते हैं जल प्रबंधन। और ये प्रबंधन अति आवश्यक है क्योंकि जैसे पश्चिम राजस्थान में है बहुत कम वर्षा होती है, और इस कारण उसको हम वर्षा ऋतु में इसको पानी एकत्रित करके हम उसको आने वाले समय में उसको काम में ले सकते हैं। उसके बाद में है उसका, जैसे मान लीजिए भूजल स्तर बढ़ाने के लिए, ज़मीन का जल स्तर बढ़ाने के लिए हम इस प्रकार का जल का उपयोग करते हैं। और जल का प्रबंधन करना अति आवश्यक है क्योंकि जिस प्रकार जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है और जनसंख्या का जो प्रतिशत बढ़ रहा है, तो उसके लिए जल प्रबंधन की बहुत ही आवश्यकता है। क्योंकि आने वाले समय में अगर दुनिया के लिए अगर कोई सबसे ज़्यादा आवश्यक, सबसे ज़्यादा कोई ज़रूरी चीज़ है तो वो है जल। क्योंकि ऐसी कोई गतिविधियाँ नहीं है, ऐसा कोई कार्य नहीं है जो जल के बगैर संभव है। तो जल का प्रबंधन करना अति आवश्यक है। तो इसलिए जल का प्रबंधन करना बहुत ज़रूरी है। और विशेष रूप से पश्चिमी राजस्थान में जो व्यर्थ बहता है और नई तरह की अपनी नई तकनीकी अपनाकर उस किसी प्रकार अलग अलग क्षेत्र से अपना जल को बचाव कर सकते हैं। जैसे हम पश्चिम राजस्थान में टांके का निर्माण करके ओद के जो छत का पानी है वो नल के माध्यम से हम टांके में उतारते हैं। तालाब हैं छोटी छोटी, हम उसको नाडी कहते हैं, और कई प्रकार की ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हम जल को एकत्रित करते हैं और आने वाले समय में हम उसका उपयोग भी करते हैं। तो ये जल प्रबंधन एक अच्छा है। जहाँ जल की समस्या है उसके लिए जल प्रबंधन बहुत अति आवश्यक है। बहुउद्देशीय परियोजनाएं। अब वापस टॉपिक शुरुआत करते हैं नया, उसका नाम है बहुउद्देशीय परियोजनाएं। इसका उद्देश्य है एक से अधिक उद्देश्य। तो ये जब हमारा देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तब ये महसूस किया गया कि हमारे देश में क्योंकि अंग्रेज पहले राज करते थे, वो सारी व्यवस्था चरमरा हुई थी। तो इस प्रकार हमने
योजना लागू की, और सबसे पहले इस योजना का श्रेय जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो इसमें आपको आगे देखना है, तो इन्होंने बहुत आधुनिक भारत का मंदिर कहा, आधुनिक भारत का मंदिर, आधुनिक भारत का मंदिर, आधुनिक भारत का मंदिर, यानी वर्तमान समय को, जो आने वाला समय है उसमें ये बहुत ही काम आएगी, यानी एक मंदिर जितना काम करेगी, ये लोगों को विकास करेगी, लोगों को पेयजल की व्यवस्था होगी। तो बहुउद्देश्य मतलब है, उसका उद्देश्य है एक से अधिक, बहुउद्देश्य का मतलब है एक से अधिक, यानी योजना एक है, परियोजना एक है, कार्य एक है, लेकिन एक कार्य के लिए नहीं, बहुत से कार्य के लिए, इसीलिए इसका नाम पड़ा बहुउद्देश्य। तो इसमें पहला पॉइंट है, जैसे मान लीजिए सिंचाई के लिए हम सिंचाई कर सकते हैं, अगर कोई बांध बना रहे हैं, हम कोई डैम बना रहे हैं, तो उस डैम से उस पानी का हम यूज कर सकते हैं। सबसे पहले किसके लिए? सिंचाई के लिए कर सकते हैं। और दूसरा है बाढ़ नियंत्रण, दूसरा है बाढ़ नियंत्रण, पहला सिंचाई, दूसरा बाढ़ नियंत्रण। बाढ़ नियंत्रण क्या है? बाढ़ नियंत्रण ऐसा है, जैसे मान लीजिए कहीं भयंकर बारिश हो रही है और नदियां उफान पर बह रही है, तो आसपास के इलाकों में पानी फैल जाता है और गांव के गांव डूब जाते हैं, इसलिए बाढ़ आ जाती है, लोगों को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इसके कारण ये बाढ़ नियंत्रण के लिए काम आता है बांध। तो उसमें क्या होता है, जब पानी ऊपर से पानी आता है तो उसको बांध में रोक देते हैं, रोक देते हैं। जब वर्षा का जल होता है तो वो उस बांध में भर देते हैं। अब जैसे मान लीजिए ये बांध है, जैसे भाई ये नदी आ रही है और ये एक बांध है, अगर अब जैसे आगे बह रही तो इसमें उसको पानी को भर देते हैं, यहाँ पानी को भर देते हैं, तो उसमें जब पानी की कमी होती है तब उसको छोड़ देते हैं, और जब बाढ़ की समस्या होती है तो पानी उसको यहाँ रोककर उसमें भर देते हैं। तो इसी प्रकार बाढ़ का नियंत्रण होता है। अगला है जल विद्युत उत्पादन, विद्युत उत्पादन, बांध से जो पानी गिरता है या पानी एकत्रित करते हैं, उसको जब बाद पानी छोड़ते हैं उससे बिजली भी बनाई जा सकती है। तो सिंचाई एक उद्देश्य, दूसरा बाढ़ नियंत्रण, तीसरा है विद्युत उत्पादन। तो इस प्रकार ये कार्य होता है। अगला है पेयजल, अगला है पेयजल। तो इस प्रकार देखो, पेयजल पीने के लिए भी काम में लेते हैं। मछली पालन, मछली पालन, और इसमें है पर्यटन, पर्यटन, और उसमें है, तो ये इतने काम हो गए बहुउद्देशीय, यानी एक योजना बनाई है, उसका नाम है बहुउद्देशीय परियोजना है। उसको हम बांध कहते हैं, जगह जगह बनाया जाता है, हर नदियों पर बनाए गए, हम उसको आगे पढ़ेंगे। लेकिन उसका बहुउद्देशीय यानी उद्देश्य एक नहीं है, बहुत सारे उद्देश्य हैं। इसी बहुउद्देशीय परियोजना को, बांध घाटी परियोजना को, भारत के प्रथम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह बात कही थी, आधुनिक भारत का मंदिर। क्योंकि पहली बात है, इसको सिंचाई के लिए हम काम में लेते हैं, अलग अलग नहरें भी निकालते हैं, आसपास के क्षेत्रों को सिंचित करते हैं। दूसरी बात है बाढ़ नियंत्रण। बाढ़ नियंत्रण आपको मैंने बता दिया पूरा। बाढ़ को नियंत्रण कैसे करते हैं? विद्युत उत्पादन, उस गिरते हुए पानी से बिजली भी बनाई जाती है, टरबाइन पर पानी गिरता है, उस प्रकार बिजली बनती है। पेयजल, उसमें नहर निकाल जाती है, बड़ी बड़ी पाइपलाइन निकाली जाती हैं आसपास के गाँवों को, काफ़ी दूर कस्बों को। उसमें क्या होता है, उसमें पीने की पानी की व्यवस्था की जाती है, पीने के लिए पानी। मछली पालन, इस बांध में क्या होता है, आसपास के क्षेत्र के लोग, वो गवर्नमेंट के नियम अनुसार वहाँ लोग मछली का पालन भी करते हैं, तो ये एक व्यवसाय, मछली पालन भी व्यवसाय हो गया।
दूसरा है पर्यटन, वहाँ नावें होती है, तरह तरह की छोटी छोटी जहाजें होती है जो घूमने के लिए लोग आते हैं, आनंद भी लेते हैं। तो बांध एक बने हैं, बहुत सारी योजना अच्छे हैं, और कई प्रकार की अन्य योजना भी हैं जो इसका फ़ायदा लेते हैं। तो इसीलिए ये भारत में आधुनिक भारत का मंदिर का कार्य करती हैं। सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, विद्युत उत्पादन, पेयजल, मछली पालन और पर्यटन, ये 5 बिंदु हैं। ये इनके उद्देश्य है, उनके लाभ है और इनको ये पूर्ति। अगर आपको क्या बहुउद्देशीय परियोजना के कोई 5 लाभ बताइए या 6 लाभ बताइए, ज़्यादातर 5 ही पूछते हैं, तो आप क्या बताओगे? एक सिंचाई करना, बाढ़ नियंत्रण, विद्युत उत्पादन, पेयजल, मछली पालन और पर्यटन। ये है एक, ये निश्चित रूप से परीक्षा में आता है, इसको आपको याद करना अति आवश्यक है। फिर से याद करें, बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लाभ: सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, विद्युत उत्पादन, पेयजल, मछली पालन और पर्यटन। ये इस प्रकार इसमें काम में आते हैं। आगे हम देखते हैं, उसमें है देश की बहुउद्देशीय परियोजनाएं। देश की बहुउद्देशीय परियोजनाएं, अब देश की बहुउद्देशीय परियोजना है, अब देखते हैं हम। देश की सबसे पहली है, आप देखो आगे, देश की परियोजनाएं। सबसे पहले 1 नंबर है भाखड़ा नांगल परियोजना। भाखड़ा नांगल परियोजना। भाखड़ा नांगल परियोजना, ये भाखड़ा नांगल परियोजना है, ये सतलज नदी पर हिमाचल में बनाई हुई है। सतलज नदी पर है। नदी कौन सी है? सतलज नदी। राज्य हिमाचल है और वर्ष 1948 से लेकर 1963 में पूर्ण हुआ था। और लाभ, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। भाखड़ा नांगल परियोजना ये सतलज नदी पर है और हिमाचल राज्य में बनाया हुआ है, और इसको वर्ष 1948 में चालू हुआ और 1963 में पूर्ण हुआ। लाभ मिलता है पंजाब, हरियाणा और राजस्थान को। क्या होता है, इस नदी से, सॉरी, इस बांध से, ये सतलज नदी पर बनाया गया ये बांध है और हिमाचल में है, और इनको जो बहुउद्देशीय परियोजना है, चाहे बिजली है, चाहे पानी है, ये इन 3 राज्यों को इसका फायदा मिलता है, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान को। और इसमें जल विद्युत पेयजल आपूर्ति द्वारा आर्थिक विकास है। 2 बांध है पंजाब और अम्बाला बनाए गए हैं। पहला भाखड़ा बांध है और ये सीमेंट कंक्रीट का बना हुआ है और कई प्रकार के इसके उद्देश्य है। तो भाखड़ा नांगल परियोजना बांध है। मेन इतनी बात आपको याद रखनी है विशेष तौर से, किस नदी पर बनाया गया है? सतलज नदी पर। किस राज्य में बनाया गया है? हिमाचल राज्य में बनाया गया है। कब बना? 1948 में चालू हुआ, 1963 में। ये देश का पहला बांध है, बांध परियोजना है भाखड़ा नांगल परियोजना। और इसका फायदा मिलेगा पंजाब, हरियाणा और राजस्थान को। इसमें से कई प्रकार की नहरें निकाली गई हैं और कई प्रकार के इसके फायदे हैं, जैसे सिंचाई के लिए हमने पहले पढ़े ना, सिंचाई के लिए, मछली पालन के लिए, विद्युत आपूर्ति के लिए, पेयजल के लिए, कृषि के लिए, कई प्रकार की इसमें ये फायदे हैं। तो ये है भाखड़ा नांगल परियोजना।
और इसमें विशेष रूप से जो आसपास के जो पिछड़े क्षेत्र हैं, जैसे गांव हैं, ढाणियाँ हैं, उनके लिए भी कृषि के लिए उसमें नहरें निकाली गई हैं, पेयजल की भी आपूर्ति की गई है। तो यह है भाखड़ा नांगल परियोजना। उसके बाद में है अगली परियोजना। वो कौन सी परियोजना है हम देखते हैं। दूसरा है दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना विशेष रूप से तो ये महत्वपूर्ण परियोजना है। ये पश्चिम बंगाल और झारखंड राज्य की संयुक्त परियोजना है। पश्चिम बंगाल योजना किसके लिए है? पश्चिम बंगाल और झारखंड के लिए विशेष रूप से। पश्चिम बंगाल और झारखंड के लिए है। और दामोदर नदी में किस नदी पर है? नदी कौन सी है? नदी है दामोदर। और वर्ष है वही 1948। इस नदी को कहते हैं पश्चिम बंगाल का शोक। अब देखो, दामोदर घाटी परियोजनाएं, यानी दामोदर घाटी परियोजना किस नदी पर बनाया गया है? दामोदर नदी पर बनाया गया है। अब याद रखना है, ये इसके दो राज्य इसके फायदे लेंगे, पश्चिम बंगाल और झारखंड। तो बड़ी बात यह है कि आज़ादी से पहले 1948 से पहले दामोदर नदी वर्षा ऋतु में इतनी भयंकर बाढ़ आती थी, पश्चिम बंगाल और झारखंड में उसको तबाही मचा देती। सबसे ज़्यादा खतरा था पश्चिम बंगाल में। किस राज्य में? पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल में इसको शोक का नाम दे दिया कि ये एक शोक नदी है। लोग नदी से खुश भी होते हैं, लेकिन ये इतनी तबाही मची थी, घरों को, मकानों को, खेतियों को पूरे उजाड़ देते था और हजारों किलोमीटर में, वर्ग किलोमीटर में पानी फैल जाता था। तो इसलिए उसके पश्चिम बंगाल इस नदी का नाम में शोक के नाम पर रख दिया। इसलिए कोई प्रश्न पूछे ना कि पश्चिम बंगाल की शोक नदी कौन सी है, तो आप क्या बताओगे? दामोदर नदी। इस भयंकर आपदा से निपटने के लिए, रोकथाम के लिए ये एक परियोजना बनाई, एक बांध बनाया, एक जिसको बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। उसका नाम है दामोदर घाटी परियोजना, जो 1948 में प्रारंभ की गई थी, जो भाखड़ा नांगल परियोजना के साथ प्रारंभ की गई थी। दामोदर नदी पर बनाई गई है। इसका फायदा मिलेगा पश्चिम बंगाल और झारखंड को। सबसे पहला फायदा यही है कि उसको बाढ़ से उसको निजात मिली है, बिजली भी मिल रही है, पेयजल के लिए व्यवस्था की गई है, सिंचाई के लिए भी व्यवस्था की गई है। तो ये दामोदर घाटी परियोजना है। तो ये पश्चिम बंगाल के लिए एक वरदान साबित हुई है। इसी को तो विशेष रूप से देखकर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था ये आधुनिक भारत का मंदिर है। तो ये एक जो देश हमारा आज़ाद हुआ उस समय बहुत कठिनाई में था, तो ये बड़ी बड़ी योजना बनाकर देश को थोड़ा बहुत विकास के पटरी पर लेकर आए थे हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जी। तो ये बहुउद्देशीय परियोजना है देश की। राजस्थान की बात नहीं कर रहे हम, किसकी बात कर रहे हैं? देश की बात कर रहे हैं। तो पहले हम भाखड़ा नांगल परियोजना पढ़ा था, उसके बाद हमने पढ़ी थी दामोदर घाटी परियोजनाएं। ये दामोदर नदी पर है, उसे पश्चिम बंगाल का शो कहते हैं दामोदर नदी को। 1948 में ये चालू हुई, लगभग 7-8 सालों में बन गई। और ये पश्चिम बंगाल और झारखंड इसका फ़ायदा ले रहे हैं, और भी कई स्टेट ले रहे हैं, लेकिन विशेष रूप से योजना दो राज्यों के लिए ही है, पश्चिम बंगाल और झारखंड के लिए। अब हम आगे पढ़ेंगे तीसरी योजना। तीसरी है देश की
हीराकुंड परियोजना। ये राज्य कौन सा है, ये आपको पता ही है, ये राज्य है उड़ीसा। उड़ीसा। नदी कौन सी है, महानदी। इसको उड़ीसा का शोक भी कहते हैं। तो उसमें राज्य उड़ीसा हो गया। नदी है कौन सी है, महानदी, जो उड़ीसा का शोक, इस पर यह बांध बनाया गया है। अब यह सूखे हुए अकाल के लिए अब देखो इसमें हीराकुंड परियोजनाएं देश की 3 है। पहले हमने पढ़ी थी भाखड़ा नांगल परियोजना, दूसरी हमने पढ़ी थी दामोदर घाटी परियोजना, तीसरी है हीराकुंड परियोजना जो उड़ीसा राज्य में है। उड़ीसा देश के पूर्वी क्षेत्र में है और ये हीराकुंड परियोजना महानदी पर बनाई हुई है। महानदी छत्तीसगढ़ के बस्तर की पहाड़ियों से निकलती है और पूर्वी की तरफ चलकर ये जाती है और ये भी अपनी वर्षा ऋतु में उड़ीसा राज्य में भयंकर उत्पात मचाती है, भयंकर लोग फसलों को, आबादी को बहुत नुकसान पहुंचाती है, यानी पूरे उड़ीसा को लगभग नुकसान खतरनाक पहुंचाती है। तभी तो उस महानदी को उड़ीसा का शोक का नाम दर्जा दिया गया है। अब ये ध्यान रखना, महानदी जो उड़ीसा की तरफ जाती है उसी नदी पर यह बांध बनाया गया है जो छत्तीसगढ़ के बस्तर की पहाड़ियों से निकलती है, पूर्व की तरफ बहती हुई जब ये उड़ीसा में प्रवेश करती है तो वर्षा ऋतु में यहाँ बहुत ही उत्पात मचाती है, खलबली मचाती है। इसी नदी पर यह बांध बनाया गया है जिसका नाम है हीराकुंड परियोजना। और ये मेन बात उसको इसलिए बनाया गया, बाढ़ से निजात पाने के लिए। मेन बात है बाढ़ से निजात पाने के लिए इस महानदी पर हीराकुंड परियोजना बनाई गई है। अब आगे ध्यान ये रखना है आपको, इस नदी पर यह बांध बनाया गया है तो मेन बात क्या थी, जो शोक का है उसका मतलब बाढ़, भयंकर बाढ़ आती थी, चाहे बंगाल का शोक है चाहे उड़ीसा का शोक है, उस पर यह नदी पर यह बांध बनाया गया है। हीराकुंड बांध है जो महानदी पर बनाया गया है। तो इसलिए बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, पेयजल और विद्युत उत्पादन, मछली पालन और बाकी उद्देश्य, ये भी उद्देश्य के लिए काम आता है इनका जल। सूखे हुए अकाल के लिए ये जल काम आता है। तो हमने वापस मैं रिपीट करता हूँ, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा जल। हमारी पृथ्वी पर 71% जल है, 29% स्थल है। उनमें हमने अलग अलग डिवाइडेशन किया, कुल मिला के 1% जल है जो मानव उपयोगी है, जो मानव आर्थिक क्रिया, गतिविधियां, पेयजल, सिंचाई, कृषि के लिए काम में आता है। उसके बाद में हमने पढ़ा जल प्रबंधन, यानी जल को मैनेज करना, जल को बचाव करना, जो व्यर्थ जल बह रहा है, इधर उधर जा रहा है, उस जल को सही ढंग से व्यवस्थित करना ही जल प्रबंधन कहलाता है। आज की वर्तमान में बढ़ती हुई आबादी, बढ़ती हुई जनसंख्या में ये जल प्रबंधन करना बहुत ही अति आवश्यक है। दूसरी बात आप याद रखना है, आपको भी अपने गांव में जल प्रबंधन करना है, जल व्यवस्थित करना है। अगला उसमें हमने पढ़ा था बहुउद्देशीय परियोजनाएं। क्या पढ़ी थी? बहुउद्देशीय परियोजनाएं। बहुउद्देशीय परियोजना में पहला शब्द हमने पढ़ा भाखड़ा नांगल परियोजना। जो भाखड़ा नांगल परियोजना है वो सतलुज नदी पर है और हिमाचल में है और इसका पंजाब, हरियाणा और राजस्थान को फायदा मिलता है। 1948 में चालू हुआ और 1963 तक ये परियोजना चली, लगभग पूर्ण हो गई। उसके बाद में हमने पढ़ा दूसरी कौन सी थी, दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना पढ़ी और ये दामोदर नदी पर था और उसमें
पश्चिम बंगाल को जिसको शो कहते हैं, उसमें बाढ़ नियंत्रण के लिए इस प्रकार का वो बांध बनाया गया, जिसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था आधुनिक भारत का मंदिर। ये बहुउद्देशीय परियोजना है। उसके बाद हम अंतिम में पढ़ा हीराकुंड परियोजना, जो उड़ीसा में है, महानदी पर है, और उसको उड़ीसा का शोक भी कहते हैं, है ना। तो आगे इसमें सूखे और अकाल के लिए भी नियंत्रण है। और इस प्रकार ये आज की कक्षा है। आपको विशेष रूप से घर पर पढ़ाई करनी है। ये आपसे कक्षा प्रारंभ हो गई है, नहीं है तो आप स्कूल का जो आप ग्रुप दिया है उस ग्रुप में जो समस्या है वो पूछ सकते हैं, सर क्या समझ में आई क्या नहीं, तो हम आपको उससे विस्तार से बताएंगे। और ये जो मैंने पढ़ाया है आपको याद रखना है, छोटा सा टॉपिक है, यानी जल संसाधन। जो एक जल है जो मानव के लिए कितना उपयोगी है, जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, वो एक संसाधन है। उसी संसाधन में एक जल है जो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। तो ये जो आज का मैंने जो आपको टॉपिक पढ़ाया है वो आपको सही ढंग से घर पर बैठकर पढ़ाई करनी है, क्योंकि आपको जीवन बनाना है। क्योंकि साथ साथ हम थोड़े लेट प्रारंभ हुए, हमने सोचा भाई जल्दी लॉकडाउन खुल जाएगा, लेकिन खुला नहीं। तो आपके लिए ये विशेष रूप से ये तैयारी करनी है। और जब मैं पढ़ाता हूँ ये पूरी चीज़ आपको याद भी करनी है। जब विद्यालय खुलेंगे तो मैं आपको पूछूंगा आपने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या नहीं पढ़ा, ये पूरे रूप से आपको याद करना है। धन्यवाद, नमस्कार।